हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट पॉपुलर मैगजीन्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में मैक्सिमम जो बिकती हैं, और उसके हमने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जनवरी महीने का एडिशन आया था 2025 का, डिफरेंट स्टेट से जो मैगजीन्स हैं, सो जो इंडिया इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर्स जो छापते हैं, तो उसमें सभी चीज़ें मैंने ली हैं। जैसे ये देखो, योजना, कुरुक्षेत्र वगैरह एंड ऑल, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने निकाले हैं। एंड और भी बहुत सारी मैगजीन हैं, आपको टाइटल में देखने को मिल जाएंगी। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। इस लेक्चर की जो PDF है, हैंड रिटन PDF है, जिसमें मैं अभी लिख रहा हूँ, ये सारी ही PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर से। सो पहला करंट अफेयर क्या कहता है, इनमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। रशिया ने एक मिसाइल वॉरशिप बनाया है जिसका नाम है INS तुशिल, और ये इंडियन नेवी को इन्होंने प्रोवाइड किया है। ये ऑप्शन सही है। और इस वॉरशिप की जो स्पीड है वो है 30 नॉट, यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये देखने को हमें मिलता है। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है वो है 3850 टन। 3850 टन की कैपेसिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। 3850 टन, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बचे जो INS तुशिल है, ये तुशिल वर्ड का मतलब क्या होता है? तुशिल का मतलब होता है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर शील्ड, प्रोटेक्टर शील्ड। और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो देखते हैं इंडियन नेवी की कमिटमेंट, जो हमारी मैरीटाइम फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर मैं इंडिया और रशिया की बात करता हूं, तो इंडिया और रशिया में बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि इंदिरा एक्सरसाइज, आपको पता होगा। इंदिरा एक्सरसाइज जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि एयर, नेवी, आर्मी, ये सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। और ऐसे ही है एक आपकी एविया इंदिरा, एविया इंदिरा, ठीक है, और ये आपकी एयर एक्सरसाइज है। और एक है आपकी डेट इज एक्सरसाइज वॉस्टॉक, VOSTOK, तो ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है, ये आर्मी एक्सरसाइज है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा बच्चे? ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया ने लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर मिशन जिसका नाम है प्रोबा 3 2024 के अंदर। ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया ने लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर मिशन प्रोबा 3। ये लॉन्च किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम जो है इसरो ने इसको रेगुलेट किया है। ये ऑप्शन सही है। और इसरो जो है आपकी प्रीमियर स्पेस एजेंसी आपको देखने को मिलती है इंडिया में, जिसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये बिल्कुल सही है जी, दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर C बनेगा राइट आंसर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो है ये प्रोबा 3 मिशन की, ये प्रोबा 3 मिशन जो है आपका खास करके जो हमारे सोलर जो सन है, सन की जो आउटर लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना, उसको स्टडी करने के लिए देखने को हमें मिलेगा। अब ये कोरोना जो होता है ये हमें तब दिखती है जब टोटल सोलर इक्लिप्स लगता है। टोटल सोलर इक्लिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जब पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर C बनेगा राइट वन। यहाँ पे जो है आउटर कोरोना को ये स्टडी करने के लिए देखने को मिलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर 1 नेशन 1 इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उठा था, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसका नाम है 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, और इसमें हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, और ये रेफर किया गया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया था। तो ऑप्शन सही है। ये बिल प्रपोज करता है कि हम एक नया आर्टिकल लेके आएंगे, यानी कि 82A, जो संविधान के अंतर्गत जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेगा। ये ऑप्शन सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं जी, ऑप्शन नंबर C बनेगा राइट आंसर। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम बात करते हैं कि देखो, जब हमारे सबसे पहली बार इलेक्शन हुए थे तो 1952 में आपके स्टार्ट हुए थे इलेक्शंस, और 1952 में जो है आपके लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक साथ इलेक्शन होते थे। फिर इसके बाद 57 वाला एक साथ हुआ है, 62 वाला भी हुआ है, और 67 वाला भी देखने को हमें मिला है। लेकिन ये साइकिल ब्रेक कब हुआ,
जब आपकी स्टेट असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व होनी स्टार्ट हुई 1968-69 में, खास करके आपके हरियाणा और केरला की असेंबलीज जो हैं डिसॉल्व हुई। 1970 में लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है अपने टर्म से पहले, और आर्टिकल 82A जो है ये आपका ऐड होगा जब हमने वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करेंगे। अगर हम आर्टिकल 82A के अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा भी आर्टिकल जैसे 83, 172 और 327 भी देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पे 3 आर्टिकल्स और अमेंड जो है यहाँ पे किए जाएंगे, और साथ साथ आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी आपका अमेंड किया जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल के रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। ये प्रपोज करता है आर्टिकल 82A संविधान के अंदर, ये बिल्कुल सही है जी। इसके अलावा आपको मैंने बताया था जैसे 83 है, 172 है, और उसके बाद जो है 327, ये भी आपके आर्टिकल्स प्रपोज किए गए हैं, इसको ऐड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये साइमल्टेनियसली इलेक्शन लेके आएगा, लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जाने के विधानसभा के एक साथ इलेक्शन देखने को हमें मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जी ULFA यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसको पहली बार बैन किया गया था 1990 में, बिल्कुल सही। इसके साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था 2023 में, ये भी बिल्कुल सही। और इसके जो रेडिकल फैक्शन है वो अभी भी एक्टिव हैं, ये भी सही है। और इसके बैन को लिफ्ट कर दिया गया है 2024 में, नहीं, इसको एक्चुअली 2024 में आगे 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है कि ये जो बैन है आगे 5 सालों के लिए आपका एक्सटेंड किया गया। और ULFA जो है वो कंटिन्यू करेगा कि जो है सेपरेट करने की बात करेगा, जो मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो सेपरेट करेंगी असम को इंडिया से, उसके अगेंस्ट जो है ये मतलब प्रॉपर तरीके से लगा के रखेंगे इस बैन को, यानी कि ULFA के ऊपर बैन लगा के रखेंगे। अब बात ये है, जब 19वीं सेंचुरी के अंदर बात करते हैं, जो असम का रिच कल्चर है ये चैलेंज फेस कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स इंडिया में आ रहे थे, खास करके असम में आ रहे थे, चाय को लेके, कोल को लेके, ऑयल इंडस्ट्रीज़ को लेके ये माइग्रेंट्स देखने को हमें मिल रहे थे। और जब हम पार्टीशन करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के जो रेफ्यूजी हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है 1985 का असम अकॉर्ड साइन करते हैं हम लोग, ठीक है, असम अकॉर्ड साइन किया जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब बात करते हैं कि जो 1990 में इसको पहली बार बैन किया गया था, तो उस टाइम पे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बजरंग, ठीक है, और जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ULFA रेबल्स को कैप्चर किया गया था, और वहाँ पे इन्वोक किया गया था अप्सपा, दैट इज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है इंपोज किया गया था। 2011 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नेगोशिएशन बहुत देखने को मिली थी ULFA और इंडियन गवर्नमेंट और असम स्टेट के अंदर जो है बहुत सारी नेगोशिएशन चली, ताकि यहाँ पे शांति प्रॉपर तरीके से बनी रहे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा बच्चे, डी इज द करेक्ट आंसर। इसको बैन किया गया है आगे अगले 5 सालों तक। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रातापानी टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। ये एक 50th टाइगर रिजर्व है, नहीं, ये 57th टाइगर रिजर्व अभी घोषित किया गया था। ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये बिल्कुल सही है। और ये जाना जाता है पक्षियों के लिए, नहीं, ये टाइगर्स के लिए मेनली जाना जाता है, और भी बहुत सारी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ स्पीशीज देखने को हमें मिलती हैं। ये गुजरात में है, नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश में जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको 8th टाइगर रिजर्व बनाया गया मध्य प्रदेश का। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती, ये हमें देखने को मिले थे। ये 7 आपके टाइगर रिजर्व हैं, और 8वां जो है रातापानी देखने को हमें मिला है। रातापानी टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा बिम्बेतका रॉक शेल्टर्स जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। और इनको प्रोटेक्ट किया गया है टाइगर रिजर्व को। अच्छा, टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, ये याद रखना। टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
ऑप्शन बी। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1973 में, लेकिन इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आई है, कितना परसेंटेज जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया गया है फॉरेस्ट के थ्रू? तो फॉरेस्ट के थ्रू 21.76 एरिया जो है आपका कवर किया गया है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है ये इसका डेटा ये लेके आई है, और ये रिपोर्ट जो है 18th रिपोर्ट देखने को हमको मिली है, और इस रिपोर्ट को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है पब्लिश करते हैं हर 2 साल बाद, द्विवार्षिक होती है, यानी कि बाइनियल जो है 2 साल बाद करते हैं। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 87 से, यानी कि 87 से हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट पब्लिश करी देखने को हमें मिली है। अगर मैं फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करता हूँ, फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करता हूँ, तो वो 25.17% आपका टोटल एरिया बनता है, जिसमें फॉरेस्ट जो है वो 21.76 देखने को मिलेगा, और इसके अलावा अगर हम ट्री कवर की बात करते हैं तो वो होता है 3.41% देखने को हमें मिलेगा। और अगर बात करी जाए कि फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो इंक्रीज़ कितना हुआ है, वो हुआ है 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर जो है देखने को हमें मिला, जिसमें से 156.41% जो है 156.41 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका फॉरेस्ट बड़ा है। अगर टोटल पूछा जाए फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व तो इतना, और उसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर इतना, और उसमें से अकेला फॉरेस्ट पूछा जाए तो इतना देखने को हमें मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। ये सारी रिपोर्ट है जी, टोटल कवरेज देख लो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 25.17, जिसमें से फॉरेस्ट इतना, ट्री कवर इतना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि कार्बन एब्जॉर्ब की बात करी जाए तो हमने अचीव कर लिया है 2.2 बिलियन टन, और लेकिन टारगेट कितना है? 2.5 से 3 बिलियन टन 2030 तक। इसको रिपोर्ट को पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और टॉप 3 स्टेट जो बाय फॉरेस्ट कवर हैं, मध्य प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 महाराष्ट्र देखने को मिलती है। और हमारा जो कवर है वो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है? 1445 स्क्वायर किलोमीटर देखने को हमें मिला है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। देखो मैक्सिमम इंक्रीज़ अगर मैं बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में, देन उड़ीसा, देन राजस्थान में। मैक्सिमम इंक्रीज़ फॉरेस्ट कवर का देखा जाए तो मिजोरम में, फिर उसके बाद गुजरात में, फिर उसके बाद उड़ीसा में। लार्जेस्ट डिक्रीज़ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में और लद्दाख में, देन नागालैंड में देखने को मिलता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, और इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे आगे जाके। नेक्स्ट, प्रोबा 3 मिशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सी सही है। ये वही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी विद द इसरो वाला पार्ट, और ये सन्स कोरोना को स्टडी करने के लिए था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर। और इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं, और पहली सैटेलाइट है कोरोनोग्राफ, ठीक है, और दूसरी सैटेलाइट का नाम है इट्स कॉल्ड अकुल्टर। ये हमें दोनों जो है डेट इज क्या कहते हैं सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। नागस्त्रा 1 ड्रोन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने है कि कौन सी सही है। इसको अनमैन्ड सुसाइडल ड्रोन कहते हैं, और जो बना है 75% इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ, यानी कि भारत देश के खुद के कंपोनेंट हैं यहाँ पे। अनमैन्ड सुसाइडल ड्रोन है, बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पे। और ये किसके लिए है? इंडियन आर्मी के लिए देखने को हमें मिलती है, इंडियन आर्मी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा है ये यूज़ की जाती है सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए यूज़ करी जाती है। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। देखो ये जो है सर्विलेंस के ऊपर आपकी सिर्फ लिमिटेड नहीं है, इस जैसे कोई टारगेट करना हो, किसी चीज़ को टारगेट करना हो, या एनिमी पोजीशन को डिस्ट्रॉय करना हो आपको, ठीक है, तो उसके लिए हमें देखने को मिलती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो सेकंड इज द नॉट करेक्ट वन, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी ने जो है पहला इंडिजिनस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन, जिसे हम नागस्त्रा की बारे में बात करते हैं, ये जो है लॉन्च किया है। और फॉर द जितने भी जो है ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, टारगेट एनिमी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, लॉन्च पैड्स होते हैं, इनफिल्ट्रेटर्स होते हैं, वहाँ पे सोल्जर्स की सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए। और इसको जो मैन्युफैक्चर किया गया है, नागस्त्रा 1 को मैन्युफैक्चर किया गया है EEL, डेट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्री नागपुर की।
सोलर इंडस्ट्री नागपुर की एक सब्सिडरी है, वहाँ पे इसको मतलब बनाया गया है, इसके द्वारा बनाया गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये फीचर करता है एक आपका दैट इज़ इट्स कॉल्ड कामिकेज मोड। ये कामिकेज मोड जो है टारगेट डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, यानी कि सीधा टारगेट करेंगे और ख़त्म करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। नेक्स्ट वन, K9 वज्रा टी होइट्जर के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। के वज्रा टी होइट्जर यानी कि तोप के बारे में, ये है जी तोप वो, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस? तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ये लाइट वेट गन है जो सर्विलेंस के लिए यूज़ करी जाती है अकेली, ये गलत है जी। ये इंडियन आर्मी के द्वारा खुद बनाई गई है, ये भी ऑप्शन गलत है। ये हाई प्रिसीजन होइट्जर है जो लार्सन एंड टोरबो के द्वारा बनाया गया है, ये ऑप्शन सही है। ये L&T द्वारा बनाया गया है, इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, ना कि इंडियन आर्मी ने बनाया है, ये ध्यान रखना। ये नेवी के लिए है, नहीं आर्मी के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो है क्रूशियल रोल प्ले करती है जो इंडियन आर्टिलरी फोर्सेस हैं उसकी मॉडर्नाइजेशन में। और जो K9 है, ये K9 जो है ये यूज़ करता है डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे हम मल्टीपल राउंड जो है एक बार में फायर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये L&T के द्वारा बनाया गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और इसका जो यूज़ है K9 वज्रा टी का हम यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं डेजर्ट कंडीशन में, ठीक है। और डेजर्ट कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, ये याद रखने की बात है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। रिसेंटली डिस्कस किया है रत्तापानी टाइगर रिजर्व के बारे में, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताने की कौन सी सही है। ये छत्तीसगढ़ में है, नहीं जी मध्य प्रदेश में है। 8वां टाइगर रिजर्व है ये, 57th टाइगर रिजर्व था ये मध्य प्रदेश में है और 57th है, ये सही है। और ये बर्ड पॉपुलेशन के लिए नहीं, टाइगर्स के लिए मेनली जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी का सबसे लार्जेस्ट जो है आपका फॉरेस्ट एरिया देखने को मिला है? तो वो ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा एरिया है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। अगर मैं परसेंटेज वाइज की बात करूं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो टोटल ज्योग्राफिकल का सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, सो डैट इज़ इन द लक्षद्वीप। अगर यूनियन टेरिटरी पूछा तो लक्षद्वीप, और उसके बाद जो है आपका मिजोरम में, और उसके बाद अंडमान निकोबार में। स्टेट है तो मिजोरम और यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। कौन सी स्टेट ने हाईएस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट और ट्री कवर का देखने को मिला 2021-2023 में? तो पहले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ये हमने डिस्कस भी किया था, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। और वैसे आपको मैं बता दूं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना बड़ा है, टोटल 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर जो है बड़ा है, जिसमें से जो फॉरेस्ट बड़ा है वो कितना बड़ा है, 156.41 किलोमीटर स्क्वायर, ये इतना बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। ट्री कैनोपी जिसकी डेंसिटी 70 या 70 से ज़्यादा है, वो कौन से कैटेगरी के फॉरेस्ट देखने को हमें मिलते हैं? 70 या 70 से ज़्यादा डेंसिटी वाले, तो वो है आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन। एस्टिमेटेड कार्बन स्टॉक इंडिया में जो फॉरेस्ट का है वो कितना है? अभी हमने डिस्कस भी किया था, 2.29 बिलियन हम कर चुके हैं, और 2.5 से 3 बिलियन का हमारा टारगेट देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे ये कितना मिलियन टन जो है एस्टिमेट कर चुके हैं, ये कार्बन स्टॉक कर चुके हैं, कार्बन गैसेस की एमिशन को कम कर चुके हैं। सो 7285.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 2021 से हम कितना कार्बन स्टॉक को बढ़ा चुके हैं? 81.5 मिलियन टन तो बढ़ा चुके हैं 2021 से। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे ये कार्बन स्टॉक बढ़ा देखने को मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी। नल से जल स्कीम जो है, इसमें कितने पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को गांव के जो है प्रोवाइड करेंगे हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नल से जल स्कीम के साथ? तो ये 5500 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को हम जो है क्लीन वाटर जो है प्रोवाइड करेंगे। और ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नल से जल स्कीम की अगर हम बात करते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसमें हम पाइप्ड वाटर यानी कि गाँव के अंदर पाइप्ड वाटर ड्रिंकिंग वाटर हम पहुंचा देंगे 2024 तक। और ये जो नल से जल जो
स्कीम है ये जल जीवन मिशन का पार्ट है, जल जीवन मिशन का पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जल जीवन मिशन ये क्या कहता है कि हम 55 लीटर जो है पर पर्सन, 55 लीटर पर पर्सन पर डे हम गांव के अंदर रूरल हाउस होल्ड में पानी पहुंचाएंगे और टैप कनेक्शन पहुंचाएंगे 2024 तक। और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लॉन्च हुआ था 2019 में, ये याद रखना है। और जल जीवन मिशन में जो टारगेट है मतलब सेंटर और स्टेट्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगी, 90-10। और ये हिमालयन स्टेट्स में ये नॉर्मल स्टेट्स में किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो है आपका ये हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं अदर स्टेट्स की, तो अदर स्टेट्स में आप 50% प्रोवाइड करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की, तो 100% जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पैसा बियर करेगी इस चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है वो फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज में रिलेटिव टू ज्योग्राफिकल एरिया फर्स्ट देखने को हमें मिली है, तो वो लक्षद्वीप है, अभी मैंने आपसे बात करी थी। और दूसरा मिजोरम और तीसरा अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप में 91.33% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का देखने को हमें मिलता है, और मिजोरम में जो है आपको 85.34% देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1। 2023 में कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने लार्जेस्ट डिक्रीज देखने को मिला मैंग्रोव कवर का? सो मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये 36.39 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पे रिड्यूस देखने को मिला है। अगर मैं टोटल मैंग्रोव की बात करता हूँ तो इंडिया में 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया देखने को मिला टोटल मैंग्रोव का। गुजरात में सबसे ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला, उसके बाद नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे है आपका महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। 2023 में कौन सी स्टेट ने हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला मैंग्रोव कवर का? इंक्रीज की बात कर यहाँ पे मैं उल्टा बोल गया था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्रीज गुजरात में देखने को मिला। अगर इंक्रीज की बात करते हैं, इंक्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज सबसे ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिला और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। डिक्रीज सबसे ज़्यादा गुजरात में देखने को मिला। यहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीज पूछ रहा है तो इंक्रीज नंबर 1 इज़ आंध्र प्रदेश और नंबर 2 इज़ महाराष्ट्र, जो इंक्रीज देखने को हमें मिला है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। टॉप 3 स्टेट यूनियन टेरिटरी जहां पे लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर इंडिया में देखने को हमें मिलता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं जी? वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 2119 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, गुजरात में 1164 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, अंडमान निकोबार में 608 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। यहाँ पे देखो मैंग्रोव एरिया जो कवर है बाय एरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, देन अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। बच्चे याद कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। और आपसे स्टेट पूछी जा सकती हैं टोटल कितनी है ये मैंग्रोव वाली। ये सारी मैंग्रोव हैं, ये कोस्टल एरियाज़ में क्या है जी आपके सारे मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंग्रोव्स क्या करते हैं, ये सुनामी, साइक्लोन्स, ये इनकी जो इफ़ेक्ट होता है इसको कम कर देते हैं। जो ये मैंग्रोव्स होते हैं इनको लिटोरल फॉरेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इनकी जड़ें जो हैं पानी में इस तरीके से होती हैं कि इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी जड़ों में एक होल्स देखने को मिलते हैं। उन होल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स, जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। ये याद रखने की बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट आपको पता होने चाहिए। मैंग्रोव जैसे उड़ीसा में भितरकनिका है, माउथ ऑफ महानदी रिवर चिलिका पे है, तमिलनाडु में पुलिकत लेक, ये सारे पूछे जा सकते हैं। बच्चे एक बार नज़र मार के जाना, ये मैंने एडिशनल यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। जैसे ये स्पॉटेड डियर और बंगाल टाइगर, सुंदरी ट्री, ये कहाँ पे है जी? सुंदरबन में। गंगासर आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेल्टाज ऑफ कृष्णा गोदावरी, यहाँ पे सारे आपके मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाना। कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इंडिया का मैंग्रोव कवर डिक्रीज इन 2023 कंपेयर टू 2021? मतलब मैंग्रोव कवर जो है वो घटा कितना है? मैंग्रोव कवर घटा कितना है? तो वो घटा है जी 36.39 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और हमने बात भी करी थी कि जो है मतलब घटा कितना है? ऑप्शन नंबर बी। और हमने बात भी करी थी कि ये जो
सॉरी, ये क्वेश्चन और है एक्चुअली। हम 36.39 स्क्वायर किलोमीटर तो गुजरात में घटा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि 2023 के कंपैरिजन 2021 के कंपैरिजन में कितना घटा है, तो 7.43 स्क्वायर किलोमीटर घटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा घटा है गुजरात में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गुजरात में वो इतना, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली कितना कम हुआ है, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर, ये ठीक है। ये हम टोटल मैंग्रोव की बात करते हैं, लेकिन स्टेट पूछ लिया तो गुजरात ही सबसे नंबर 1 पे देखने को में मिला था, हमने डिस्कस किया था ये, तो इसका आंसर ए बनेगा। टॉप 3 स्टेट यूनियन टेरिटरीज जहां पे हाईएस्ट मैंग्रोव कवर है इंडिया में, वो कहां पे है, मतलब कौन कौन सी स्टेट्स देखने को मिलती है, ये हमने डिस्कस किया था अभी, वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है टोटल 2023 का कितना है जी, तो ये हमने डिस्कस किया था 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। कितना किलोमीटर इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा है 2023 में एज कंपेरेटिव टू 2021, ये बढ़ा है जी 1445 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पढ़ने हैं। 2023 में इंडिया का जो हाईएस्ट इंक्रीज है फॉरेस्ट कवर में कहाँ पे देखने को मिला, मिजोरम में देखने को सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिला है, और मिजोरम में 242 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है बड़ा है। मिजोरम के बाद जो नंबर 2 पे आता है वो गुजरात आती है जी, नंबर 2 पे गुजरात है, और नंबर 3 पे उड़ीसा देखने को हमें मिलता है। बैम्बू बियरिंग लैंड जो है इंडिया में कितनी एस्टिमेट करी गई है, 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 2021 के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया है, 5227 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इतना बढ़ चुका है, ये याद रखने की ज़रूरत है। मैक्सिमम बैम्बू कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद आपका उड़ीसा में देखने को में मिलता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। टॉप 3 स्टेट्स बताइए जहां पे हाईएस्ट इंक्रीज है फॉरेस्ट कवर का, तो वो है जी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। फॉरेस्ट कवर हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। कितना परसेंटेज जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट कवर में देखने को मिला, 21.76%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर हम बात करते हैं तो 25.17 हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर ए। कितनी इंडियन स्टेट्स के पास जो है 33% से ज़्यादा जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर में देखने को हमें मिलता है, तो 19 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे 33% से ज़्यादा देखने को हमें मिला है फॉरेस्ट कवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के है 19, ये याद रखना है। और इनमें से 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनमें से 75% से ज़्यादा है। अगर 75% से ज़्यादा पूछा तो 8 हैं, 33% से ज़्यादा पूछा तो 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। कौन सी स्टेट ने हाईएस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट और ट्री कवर का किया है, छत्तीसगढ़ का, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में, तो यहाँ पे सारे इंटरनेशनल करंट अफेयर स्टार्ट होंगे आपके। नंबर 1, 32nd मीटिंग वर्किंग मैकेनिज्म की फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, ये 5 दिसंबर 2024 को न्यू दिल्ली में देखने को मिली, जो 32nd वाली मीटिंग थी। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। और ये डिसाइड किया गया कि सेपरेट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे परमानेंट सोल्यूशन जो बॉर्डर डिस्प्यूट का होगा उसको डिसाइड करने के लिए, ये भी सही है। 2030 का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में देखने को मिलेगा, ये भी सही है। 2034 का सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो ये चारों के चारों पॉइंट जो हैं आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 यानी कि ऑल इज द करेक्ट आंसर, ऑल इज द राइट वन। इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। लेसन्स जो हैं 2020 से जो है हमने लिए इंडिया चाइना बॉर्डर इवेंट से, वो रिव्यू किए जाएंगे सो डैट सिमिलर फ्यूचर इंसिडेंट जो है देखने को ना मिले, बिल्कुल सही है जी। 2020 से हमने एक्सपीरियंस लेंगे। 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा वो 3 कंट्रीज द्वारा होस्ट किया जाएगा, जो कि जिसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। ये 2026 वाला जो होगा कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए में देखने को हमें मिलेगा। जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट की जो विजिट थी इंडिया के पास, वो बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए थी, ये बिल्कुल सही है, जिसमें इंडिया का सपोर्ट चाहिए श्रीलंका को फॉर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है। 2030 का फीफा वर्ल्ड कप जो है होस्ट किया जाएगा उरुग्वे, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना द्वारा, ये सही है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, सो ऑल दीज आर द राइट आंसर, 1 2 3 4 बनेगा राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं जी, इनमें भी स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि कौन सी सही है।
32वीं मीटिंग हुई है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो इंडिया चाइना बॉर्डर की है, कि आगे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को हमें ना मिले, बिल्कुल सही। और यहाँ पे जो है 2030 का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो 100वीं एनिवर्सरी मनाएगा, और मैच जो है वो आपके देखने को मिलेंगे रुग्वे, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना में, ये भी सही है। इंडिया ने श्रीलंका को एज ए क्लोज एंड ट्रस्टेड पार्टनर बोला है उसकी फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत, ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। 2034 का वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में होगा, जो फर्स्ट टाइम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज आर द राइट वन। बच्चे जो फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है ये 2008 में देखने को आपको मिली थी, जिसमें जो इंडिया है वो कमिट करता है जितने भी आसपास के देश हैं उसके नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें फ्रेंडली और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए दोनों के देशों के बीच में अच्छा रिलेशन रहे। तो ये इंडिया जो है वो कंसीडर कर रहा है श्रीलंका को, बिल्कुल सही है, ऑल दीज आर द राइट वन। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बाय द सीरियन रेबल आफ्टर ओवरथ्रोइंग द बाशर अल असद गवर्नमेंट, किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये मोहम्मद अल बाशिर को जो है अपॉइंट किया गया है इंटरिम, यानी कि जो है अंतरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग जो इंडिया और यूके का साइन किया गया है सेकंड वाला, तो ये कहाँ पे साइन किया गया है? तो ये 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग इंडिया और यूके का साइन किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ये 2+2 डायलॉग जो है इंडिया ने ब्राज़ील के साथ भी साइन किया है और यूएस के साथ भी साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया के साथ भी साइन किए हुए हैं, ये याद रखना है। अब ये 2+2 डायलॉग होता क्या है? जिसमें डिप्लोमेटिक समिट होता है फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स का दोनों देशों के बीच में, और ये सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। इनका जो कंसर्न रहता है दोनों कंट्रीज़ के साथ, उनकी सेंसिटिविटीनेस के ऊपर रहता है कि दोनों देश एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएँ और अच्छे से जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और भी ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी, यानी कि न्यू दिल्ली इज द राइट वन। सीरियन रेबल ग्रुप हयात तहरीर अल शाम HTS के जो कमांडर हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अबू मोहम्मद अल जोलानी। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। ये हयात तहरीर अल शम जो है ये फाउंड किया गया था 2011 में, और इसका जो नाम था उस टाइम था जबहत अल नुसरा, जबहत अल नुसरा, ठीक है, जबहत अल नुसरा, और ये अलकायदा की ब्रांच थी सीरिया के अंतर्गत। और 2016 में इसको ब्रेक कर दिया गया, और जो है जबहत फतेह अल शाम जो है लिबरेशन ऑफ शाम और द लेवेंट मिडल ईस्ट रीजन में बात करता है कि हमें अलग एरिया बनाना है जो मेडिटेरेनियन सी, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल और पैलेस्तीन जैसे कंट्रीज आती हैं, इसके सराउंडिंग में हमें अपना एक अलग ग्रुप अलग कंट्री बनाना है। लेकिन 2017 में ये क्या करता है, दूसरे ग्रुप के साथ जो है मर्ज हो जाता है, और उसके बाद जो है ये हयात तहरीर अल शम बन जाता है। यानी कि पहले इसको 2011 में ये बनाया गया था, 2016 में इन्होंने अलग से बोला, 2017 में ये फिर दोबारा से इनके साथ जाके मिल जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप और HTS का पार्ट बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कौन होस्ट करेगा? अभी हमने डिस्कस किया था, सऊदी अरेबिया। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और 2030 की अगर मैं बात करता हूँ 2030 की, तो इसमें स्पेन है, पुर्तगाल है और मोरक्को देखने को मिलेगा। 2030 वाला जो होगा 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो रुग्वे में देखने को मिला था 1930 में, और उसके बाद 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। फीफा की बात करते हैं तो फीफा के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? ज़ुरिक में देखने को मिलते हैं, स्विट्जरलैंड में। इनके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। नेक्स्ट है जी, रिसेंट विजिट हुई है भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की, जो इंडिया में आए थे, और इन्होंने कौन से मेजर इश्यूज़ के ऊपर जो है डिस्कशन करी थी? देखो जी, इन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट और सिक्योरिटी एग्रीमेंट के ऊपर बात करी, बिल्कुल सही। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करी, बिल्कुल सही। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल कॉपरेशन की बात करी, बिल्कुल सही। तो ऑल दीज आर द राइट आंसर, यानी कि इन्वायरमेंट, बॉर्डर डिस्प्यूट और ट्रेड की ये बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। और जो है इन्होंने एक और भी बात करी है, इट्स कॉल्ड पुन्नात सांगचू,
ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। अगर बाई चांस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये नाम उठा था, इट्स कॉल्ड पुनात सांगछू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी देखने को आपको मिला, तो ये डिस्कशन में आया था। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट वन। प्रेसिडेंट श्रीलंका के जिनका नाम है अनुरा कुमारा दिसा नायके, जो विजिट किए हैं इंडिया को, तो कौन सा एरिया जो है कॉपरेशन का देखने को उनको मिला इन दोनों इनके साथ, तो इनके साथ जो है सिक्योरिटी, ट्रेड एंड एनर्जी कॉपरेशन का एरिया देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी, ट्रेड एंड एनर्जी कॉपरेशन। और ये डिस्कशन जो है इन दोनों देशों के बीच में डिफेंस टाइज को मजबूत किया, एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, ट्रेड रिलेशंस को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करता हूँ, एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, सोशल इश्यूज़ की बात करता हूँ, ये सारे एरियाज जो हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कवर किए गए, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट वन। किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की जो विजिट थी, किस टाइप का असिस्टेंस जो है इंडिया अश्योर करता है भूटान को उनके 13th 5 ईयर प्लान 2024 से 2019 के साथ, यानी कि उनका 13वां 5 ईयर प्लान है 2024 से 29 वाला, तो उसमें किस टाइप की ये जो है मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये असिस्टेंस जो है इकोनॉमिक असिस्टेंस है, यानी कि जितना वो पैसा भूटान को देते हैं तो उससे ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पे भूटान को दिया जाएगा उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, सो डैट वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। ऑप्शन नंबर बी। रिसेंटली जो है इंडिया श्रीलंका के टॉक्स देखने को मिली, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, वो एम करते हैं जिससे कनेक्टिविटी कॉपरेशन बने दोनों देशों के बीच में, तो ये पैसेंजर फेरी सर्विस जो रामेश्वरम और तल्लाई मन्नार के बीच में देखने को मिलती है, उसके बीच कॉपरेशन बढ़ाने की ये बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। रामेश्वरम जो है वो इंडिया की साइड से है, तल्लाई मन्नार की बात करते हैं वो श्रीलंका की साइड से, तो इन दोनों देशों के बीच में ये पैसेंजर फेरी सर्विस को बढ़ाने की बात करते हैं, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथन होगा, कॉपरेशन बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेशन जो है अपने मोर कन्वीनियंट वे में काम कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर वन। इनमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था कुवैत को, और उन्होंने कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन जो है ऑनर उनको मिला है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। यस, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेज किया कुवैत के एफर्ट्स सो डैट विजन 2035 जो उन्होंने रखी हुई है उसको उनके एफर्ट्स को प्रेज किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। एक चीज़ मैं आपको बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे नो डाउट कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है हाईएस्ट ऑर्डर यानी कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, उनका ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, लेकिन यहाँ पे वो बात करते हैं बहुत सारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के ऊपर, जो बात होती है पॉलिटिकल, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, कल्चरल चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और ये कल्चरल और स्पोर्ट्स कॉपरेशन में जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है 2025 से 2029 का ये साइन करते हैं और कॉपरेट करने की बात करते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करने की यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखने की बात है, ठीक है। और जो इंडिया जो वेलकम कर रहा है, जो कुवैत मेंबरशिप ले रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, उसके लिए भी इंडिया ने वेलकम किया कुवैत को, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनका नाम है जनरल अशोक राज सिगडेल, इनको जो है ऑनररी रैंक मिला है जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का 12 दिसंबर 2024 को। यस, ये बिल्कुल सही है। 1950 में से सिंस 1950 इट वॉज ए ट्रेडिशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, यानी कि इंडिया और नेपाल के बीच में ये ट्रेडिशन है कि ये एक दूसरे के आर्मी चीफ्स को जो है ऑनररी रैंक प्रोवाइड करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जी, स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है।
स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक जो हैं फॉर परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट बिगेन इन 2005, यानी कि इनकी जो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की जो चीज़ें थी उसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक से 2005 में स्टार्ट हुई। बिल्कुल सही। 2024 में आफ्टर ए मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जब इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, तो 23वां राउंड चल रहा था स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का, जो कि 5 साल के बाद बीजिंग में देखने को आपको मिला। बिल्कुल सही है। ये 2024 की जो टॉक्स थी, ये इंडिया ने रिप्रेजेंट किया अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ, और चाइना की साइड से उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ जो है ये देखने को आपको मिले। ये ऑप्शन सही है। ये टॉक्स जो थी ये रीस्टार्ट हुई 2024 में, जो कि शांति और स्टेबिलिटी बनाने की बात करता है। ये भी सही है। तो ये चारों के चार बच्चे सही हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। परमानेंट रेजोल्यूशन की बात करती थी, देखो पंचशील एग्रीमेंट हमने डिस्कस किया हुआ है, 1954 में हुआ था, तो ये दोबारा से रिवाइव करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि हाँ शांति बना के रखो, दोनों की स्टेबिलिटी रखो, म्यूचुअल कॉपरेशन से काम करो, दूसरे देशों के बीच में इंटरफेयर ना करो। तो ये 23वां राउंड जो है वो 5 साल के बाद हुआ बीजिंग में, और 2005 में परमानेंट रेजोल्यूशन देखने को हमें मिला था इस चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ओवर। नाउ वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, मतलब रीड करने हैं, पढ़ने हैं, तो वही क्वेश्चन देखने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्टैटिक डेटा बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है सेकंड क्वार्टर में जुलाई सितंबर 2024 में 2024-25 में कितनी हुई? 5.4%। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। कितने क्वार्टर्स जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 5.4 रही, और डेट इन 2024-25 द लोएस्ट, कितने क्वार्टर्स में? तो ये 7 क्वार्टर्स में। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। 7 क्वार्टर्स में। ऑप्शन नंबर सी। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो आरबीआई ने बात करी सेकंड क्वार्टर 2024-25 में, वो 7% इन्होंने बात करी। देखो बच्चे यहाँ पे डेटा ही इंपॉर्टेंट है सारा। आरबीआई ने कितना बोला? एक्चुअल हमारी 5.4 थी, आरबीआई ने बोला 7%, तो यही डेटा आता है पेपर में। ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट जो सेकंड क्वार्टर में कितनी देखने को मिली? 5.6%। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, 5.6%। और जो है लास्ट ईयर कितनी थी? ये सेम टाइम पे 7.7%, लेकिन अब 5.6 है। इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो कितने इंडिविजुअल्स ने फाइल करी? 8.09 करोड़ लोगों ने फाइल करी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये इनकम टैक्स रिटर्न्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है हमारे देश में। जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है सेकंड क्वार्टर में, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो क्या देखने को हमें मिलता है? तो इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस है वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी देखने को हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी है, और जीडीपी ग्रोथ रेट सेकंड क्वार्टर में हमने डिस्कस किया है कि 5.4 है, कि ये इतनी जीडीपी गिरी है लेकिन फिर भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी में देखने को हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। कौन से सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव आई सेकंड क्वार्टर में? सो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट नेगेटिव देखने को आपको मिली, दैट इज इन द माइनिंग एंड क्वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये कितनी है जी? माइनस में -4.1%, -4.1% देखने को आपको मिली है। लेकिन अगर आपसे पूछा कि हाईएस्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड कहाँ पे देखने को मिली? हाईएस्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड वो देखने को मिली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कितनी हाईएस्ट हुई है? 9.2%, 9.2%। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। न्यू बेस ईयर जीडीपी और नेशनल इनकम का जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट करने की बात करी है तो वो 2022-23 है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी। और कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या होता है? रियल जीडीपी की ये बात आती है। और तो ये जो है मतलब 22-23 की प्राइसेस के ऊपर बात देखने को मिलेगी। और पहले करंट जो हमारा पहले बेस ईयर था वो कितना था? 2011-12 था, और अब कितना हो चुका है? 22-23 हो चुका है बेस ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवीए ग्रोथ रेट, ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेकंड क्वार्टर में कितनी रही? 2.2%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। हाईएस्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट जो है सेकंड क्वार्टर में कौन से सेक्टर ने रजिस्टर करी है? हाईएस्ट अभी बात करी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और वो कितनी करी? 9.2%, 9.2%। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई ने अनाउंस करी उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। जो रेपो रेट है वो 6.50 रहा 11वीं बार लगातार, ये ऑप्शन सही है।
CRR जो है वो 0.5% रिड्यूस हुआ और 2 फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ये भी सही है। इन्फ्लेशन रेट जो है अक्टूबर 2024 में 6.2 हुआ, जो RBI के टारगेट से ज़्यादा है, ये भी ऑप्शन सही है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं जी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। रेपो रेट 6.50 लगातार 11वीं बार, CRR 0.5% कम हुआ, इन्फ्लेशन रेट 6.2 हुआ जो RBI के टारगेट से ज़्यादा है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका उद्देश्य यही होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, यानी कि प्राइस की स्टेबिलिटी बना के रखें और जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करें, आर्थिक विकास करें, यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। इंडिया, इसमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, वो 7% प्रोजेक्ट करी गई थी, ये सही है। और तीसरे क्वार्टर में वो 5.4 देखने को आपको मिली, गलत है जी। 5.4 जो है जो मतलब थर्ड क्वार्टर में तो 6.8% देखने को आपको मिली है, 6.8%, नॉट 5.4। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो सही कौन सा हुआ? वन ओनली इज द राइट वन, वन ओनली। 2024 में जो लिमिट है कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर द फार्मर्स, यानी कि उनको बिना किसी चीज़ गिरवी रखे लोन मिल जाता है, वो लिमिट इंक्रीज हुई 1.60 लाख से 2 लाख रुपए तक की इंक्रीज देखने को आपको मिली, सही है। ये RBI का डिसीजन था कि वो कोलेटरल फ्री लोन्स जो हैं बढ़ाएंगे 1 जनवरी 2025 से, ये बिल्कुल सही है जी, ये भी बढ़ाया जाएगा 2025 1 जनवरी से। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एस्टिमेटेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जिन्हें हम रिटेल इन्फ्लेशन के बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कंजम्पशन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेटेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है 2024-25 के लिए, वो आपका 4.5% देखने को मिला, ये सही है। इन्फ्लेशन रेट जो है फोर्थ क्वार्टर में वो आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है 5.7%, नहीं, ये आपका 4.5% है, 4.5% ना कि 5.7%। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। इनमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 ये प्रपोज करता है कि ये जो टेन्योर है कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स का वो 10 साल किया जाएगा, बिल्कुल सही है। उनका जो टेन्योर है वो 10 साल किया जाएगा। बैंक जो है अलाउ करेगा एक ही नॉमिनी को बैंक अकाउंट्स के लिए, नहीं, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी नॉमिनी को आप जो है मतलब परमिट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा मतलब टोटल चार नॉमिनीज़ को लगा सकते हैं कोऑपरेटिव मतलब बैंक अकाउंट्स के अंदर। और ये कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है वो 10 साल तक कर दिया गया है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। मैक्सिमम द नंबर ऑफ ITRs जो 2023-24 में फाइल करी गई वो 9.3% बढ़ गई हैं, 9.3% बढ़ गई हैं, सही है। 8.09 करोड़ ITRs फाइल करी गई 2023-24 में, ये तो हमने डिस्कस किया था, ये भी सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करी गई 2023-24 में, उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। जो ITR फाइल करी गई 2023-24 में वो 6.68% है टोटल पॉपुलेशन की, बिल्कुल सही है पॉइंट है ये। असेसमेंट ईयर 2023-24 की बात करते हैं तो 4.90 करोड़ पीपल रिपोर्टेड द जीरो टैक्सेबल इनकम इन देयर ITR, यानी कि 4.90 करोड़ लोगों ने जीरो टैक्सेबल इनकम ITR में जो है पोजेस करी, ये भी सही है। और ITR जो 2023-24 में वो फाइल करी गई वो कम हुई 2022-23 के, वो ऑप्शन गलत है जी, वो बढ़ गई हैं। हमारी जो ITRs हैं वो बढ़ी हैं ना कि घटी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2। MSP कोपरा जो ये जो होता है ना, ये नारियल टाइप से होता है, जो सूखा नारियल होता है वो होता है कोपरा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बात करनी है। 2025 सीजन के लिए जो दैट इज़ मिलिंग कोपरा है उसकी MSP इंक्रीज कर दी है 11,160 रुपये पर क्विंटल से 11,582 पर क्विंटल, ये ऑप्शन सही है। MSP बॉल कोपरा के लिए वो 12,000 पर क्विंटल से 12,100 क्विंटल कर दी गई है, ये भी सही है। MSP मिलिंग कोपरा के लिए 121% इंक्रीज हुई है, ये भी ऑप्शन सही है। यार ये सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 बनेगा करेक्ट आंसर, 1 2 3। गोल्ड माइन डिस्कवर करी गई पिंगजियांग में, कंट्री चाइना में। तो इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। एस्टिमेटेड गोल्ड रिजर्व जो है पिंगजियांग कंट्री में वो 1000 टन से बढ़ चुके हैं, ये सही है।
और गोल्ड रिजर्व जो हैं वो साउथ अफ्रीका की साउथ आइलैंड माइन से ये कम देखने को आपको मिल रहे हैं। यार ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा गलत है। देखो पहली बात तो 1000 टन से तो बढ़ गया है और जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $83 बिलियन है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि जो गोल्ड रिजर्व हैं आपके पिंगजियांग कंट्री में वो कम है साउथ अफ्रीका के साउथ आइलैंड माइन से। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि देखो यार साउथ आइलैंड माइन में सिर्फ 900 टन देखने को हमें मिलता है, ठीक है, लेकिन ये पिंगजियांग कंट्री में 1000 टन देखने को मिलेगा, तो मतलब ज़्यादा हैं, कम नहीं है, ज़्यादा हैं। और इसकी वैल्यू जो है वो $83 बिलियन है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1 और 3। जल वाहक स्कीम के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि क्या सही है। जब ये जल वाहक स्कीम इनॉग्रेट करी गई थी तो 3 शिप्स इंडक्ट किए गए थे इस स्कीम के अंतर्गत। 3 शिप, यस बिल्कुल सही है। ये किस चीज़ के लिए बच्चे? ये है लॉन्ग डिस्टेंस कार्गो शिप, जो एक जगह से दूसरी जगह तक लंबे टाइम के लिए जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। और इनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक एयरवे है। इनका फोकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक एयरवे है, लेकिन इनको अक्रॉस ऑल वाटरवे सिस्टम को ये प्रोवाइड करेंगे। सो इट इज़ लिमिटेड ओनली टू द डोमेस्टिक वाटरवे, ओनली डोमेस्टिक वाटरवे एंड डजंट इन्वॉल्व द सी। ये गलत है जी, ये सब सी में भी जाएगा, डोमेस्टिक में भी जाएगा। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रमोट करने के लिए है, बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 और 2। यहाँ पे 1 और 2 लगा लो, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा गलत है, डोमेस्टिक वाटरवे भी है और समुद्र के साथ भी चीज़ें लिंक करेंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो जलवाहक स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पोटेंशियल ट्रेड को बढ़ाएं और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करें, रेल और रोड नेटवर्क की जो कंजेशन है उसको ख़त्म करें। और इसमें ये मूवमेंट जो कराएंगे नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा रिवर के साथ है, नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ है, नेशनल वाटरवे 6 जो बाराक रिवर के साथ है। तो इन चीज़ों के साथ लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा कार्गो की मूवमेंट। और इसमें ये कह रहे हैं कि हम 800 मिलियन टन जो किलोमीटर ऑफ कार्गो जो है वो 2027 तक इन जलवाहक स्कीम के थ्रू लेके जाएंगे। और इनका जो टारगेट है वो जो है 200 मिलियन टन है आपका 2030 तक, 500 मिलियन टन है आपका 2047 तक, जिसमें ये ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स को प्रमोट करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला है यहाँ पे? 1 और 2 इज द राइट वन। मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU जो लॉसेज में गए 2023-24 में, तो इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही पॉइंट है यहाँ पे। ये BSNL ने 0.08 लाख करोड़ का जो लॉस फेस किया 2022-23 में, जो कि घट के हो गया 0.05 लाख करोड़ 2023-24 में। ये ऑप्शन सही है, यानी कि 0.08 लाख करोड़ से 0.05 लाख करोड़ हो गया 22-23 से 23-24 में। ये पहला ऑप्शन सही है। ये PSU का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सचेकर्स का वो बढ़ चुका है 2023-24 में, बिल्कुल सही है जी, कंट्रीब्यूशन PSUs का बढ़ चुका है। 2023-24 में जो BSNL ने वो अर्न किए 0.15 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पे देखो जी, ये इतना तो प्रॉफिट नहीं अर्न किया, बट हाँ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लॉसेस को मैनेज कर पाए। ये प्रॉफिट वाली बात नहीं है, लॉसेस को मैनेज जरूर कर लिया इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? पहला और दूसरा पॉइंट बनेगा, सही आंसर बनेगा। 1 और 2 इज द राइट आंसर। BSNL ने जो लॉस जो 22-23 में था वो कम होके 0.05 लाख करोड़ हो गया और कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया PSU ने, और जो है लॉसेस को कम किया और रेदर देन प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। कितने शिप जो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के थ्रू जलवाहक स्कीम के साथ जो है फ्लैग ऑफ किए गए? अभी हमने डिस्कस किया था कि 3 किए गए। अब बात यहाँ पे ये है उन तीनों के नाम। उनके तीनों के नाम है MV त्रिशूल, MV AAI एंड MV होमी बामा। तो ये 3 जो हैं शिप्स को क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन के टाइम पे जो है फ्लैग ऑफ किया गया। और ये डिपार्ट कहाँ से होंगे? ये कोलकाता से डिपार्ट होंगे और कार्गो को कैरी करेंगे और अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इन तीनों शिप्स के साथ जो है आपके दो डम्ब बार्जिस भी देखने को आपको मिले और उनका नाम है अजय एंड दिखू।
अजय एंड दिखू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये एक्चुअली ये डम बैरेज जो होता है ना, एक फ्लैट बॉटम बोट होती है जो कि मतलब ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को, लोगों को वाटरवे के अंतर्गत। सो 2 डम बार्जेस देखने को आपको मिले, अजय एंड दिखू, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। जलवाहक स्कीम के अंतर्गत जो डेजिग्नेटेड ट्रांजिट टाइम है कोलकाता से पटना रूट का, वो कितना है? तो कोलकाता से पटना पहुंचेंगे 7 दिन में, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। टोटल लॉस जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने लिया है 2023-24 में, वो कितना है? तो वो है 0.21 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 0.21 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। और ये 27% जो है रिडक्शन दिखाता है, यानी कि कमी हुई है, जो लास्ट ईयर से जो टोटल लॉस है उसमें कमी हुई है 27%। फिर भी 0.21 लाख करोड़ का घाटा है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी बनेगा राइट आंसर। क्योंकि 22-23 की अगर मैं बात करता हूं तो 22-23 में जो घाटा था वो था 0.29 लाख करोड़, ठीक है, और 23-24 में हो गया 0.21 लाख करोड़, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में जो पानी है कौन सी रिवर से डाइवर्ट किया जा रहा है बेतवा रिवर की तरफ? तो वो है जी केन, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। तो केन रिवर से बेतवा रिवर की साइड पे जो है पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट वन, ऑप्शन नंबर सी। और ये प्रोजेक्ट एम करता है कि ये 9.08 लाख हेक्टेयर जो पानी है आपका फ्रॉम द बुंदेलखंड रीजन से हम मतलब पानी जो है बुंदेलखंड रीजन में लेके आएंगे जहाँ पे कमी है पानी की, और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। 6.2 मिलियन लोगों को पानी प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा, दैट इज इट्स कॉल्ड दोधन डैम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के साथ, जहां पे 11 लाख हेक्टेयर जो है 11 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेट करने की बात करी गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में पहला जो है फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो ओमकारेश्वर में लगाया, ठीक है, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप था रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन के लिए, यहाँ पे किया फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। अच्छा, अगर मैं पूछूं केन और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? दोनों यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेपाल के एम्बेसडर जो इंडिया में अपॉइंट किए गए उनका नाम क्या है? उनका नाम है शंकर शर्मा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, शंकर शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। सागर का फुल फॉर्म जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला था वो क्या है? सागर है बच्चे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो सागर के साथ एरिया के साथ जो लगते हैं एरिया उनको प्रोटेक्ट करना, एक्चुअली ये जो है की पॉलिसी है इंडिया की फॉर द मैरीटाइम कॉपरेशन, समुद्री चीज़ों के लिए कॉपरेशन करने के लिए, मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए इंडियन ओशन रीजन में। इसको इंट्रोड्यूस किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और अपनी विजिट जब ये मॉरिशस गए थे नरेंद्र मोदी 2015 में, तब ये सागर इनिशिएटिव जो है इन्होंने लॉन्च किया था। और विजन सागर की यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बात करी थी कि इंडियन ओशन रीजन में जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है उसमें हम इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन करेंगे, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी वो प्रोवाइड प्रॉपर तरीके से करेंगे। और जो सागर इनिशिएटिव है वो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, जैसे कि मैरीटाइम डोमेन लाइक जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, और प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, ये सबके साथ जो है लिंक करता है, जिसमें ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करते हैं। देखो यहाँ पे सागर इनिशिएटिव, सागर विजन की तो ये बात होगी, लेकिन अगर आपसे पूछा मिशन सागर, ये दूसरा है, ये अलग है एक मिशन सागर, ठीक है। मिशन सागर जो है ये 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया का इनिशिएटिव जो कि डिलीवर करेगा कोविड-19 रिलेटेड जितनी भी असिस्टेंस थी जो इंडियन ओशन के 7 स्टेट्स लगती हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, जैसे कि मालदीव, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड सेशल्स वगैरह कंट्री को। तो ये कोविड-19 के टाइम पे 2020 में, लेकिन अदरवाइज सागर इनिशिएटिव, सागर विजन जो है 2015 में है, ये ध्यान रखने की बात है।
यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अपॉइंटमेंट्स के, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स जो देखने को हमें मिली। तो यहाँ पे न्यू चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो वो किया गया है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी को। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको पता है कि इसमें 7 डिफरेंट बॉडीज जिनके चेयरपर्सन होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, एंड उसके बाद जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं, इनके ये सारे लोग जो हैं इनको कमीशन के मेंबर होते हैं और अपॉइंट करते हैं आगे मेंबर्स को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करी जाए तो ये रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी के ऊपर देखने को हमें मिलता है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है 12 अक्टूबर 1993 को जो है बनाया गया था, और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। ये अमेंड किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो है अमेंड किया गया था 2006 में, फिर उसके बाद 2019 में अमेंड किया गया था। इसकी कॉम्पोजिशन में अगर मैं बात करता हूँ तो चेयरपर्सन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 7 जो हैं डीम्ड मेंबर्स देखने को मिलते हैं। जो चेयरमैन होगा वो हमेशा एक फॉर्मर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज देखने को हमें मिलेंगे, और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। जो मेंबर कमेटीज होती हैं इनको नॉमिनेट करते हैं। इस मेंबर कमेटी में जो नॉमिनेट करते हैं इनको, उसमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ऑपोजिशन दोनों साइड के पार्लियामेंट के मेंबर्स और यूनियन होम मिनिस्टर होता है। तो ये जो है इनको नॉमिनेट करते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है चेयरपर्सन का वो 3 साल होता है, और मैक्सिमम एज जो होती है वो 70 साल देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 में जो रेजिग्नेशन है गवर्नर की किस स्टेट की एक्सेप्ट करी गई, और फिर उसी को अपॉइंटमेंट किया गया मिजोरम गवर्नर, मतलब लीडिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मिजोरम गवर्नर एज ए न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा। कहने का मतलब ये है, तो ये किस स्टेट के गवर्नर ने रेजिग्नेशन यहाँ पे दिया है, तो ये दिया है उड़ीसा स्टेट के, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। और इनका जो उड़ीसा के गवर्नर थे वो रेजिग्नेशन किसको मिला था, रघुबर दास को। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा राइट वन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 2024 में जो 2 नए अपॉइंटेड मेंबर्स हैं वो कौन हैं, तो वो हैं जी जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी एंड प्रियांक कनुंगू। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी एंड प्रियांक कनुंगू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मर गवर्नर मिजोरम के जिन्हें अपॉइंट किया गया है गवर्नर की स्टेट का, तो वो उड़ीसा सरकार का जो गवर्नर है उनको अपॉइंट किया गया है, और जो इनके पूर्व गवर्नर थे उनका नाम था डॉक्टर हरि बाबू इट्स कंबमपति, ये कंबमपति, ठीक है। तो ये मिजोरम के गवर्नर थे, उड़ीसा के गवर्नर इनको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, जस्टिस मनमोहन इनको अपॉइंट किया गया है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनकी अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति ने अपॉइंट करी है 3 दिसंबर 2024 को, नहीं 7 दिसंबर को हुई थी इनकी अपॉइंटमेंट, ठीक है। और इनका टेन्योर जो है वो 16 दिसंबर 2027 तक देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल सही है जी ये पॉइंट। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, 1 एंड सी। संजय मल्होत्रा इनको अपॉइंट किया गया है न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये न्यू गवर्नर बने हैं आरबीआई के, बिल्कुल सही है। ये इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है 10 दिसंबर 2024 को देखने को मिली, नहीं यार, इनकी अपॉइंटमेंट जो है 11 दिसंबर को देखने को मिली है। ये 26th गवर्नर हैं आरबीआई के, ये ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा सही है जी, स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ, सो ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। आरबीआई के गवर्नर बनने से पहले संजय मल्होत्रा ने रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अपॉइंट किए गए थे, काम किया है, बिल्कुल सही है। ये संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर हुए हैं, 5 सालों के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ये ऑप्शन गलत है। ये 3 सालों के लिए होते हैं, 5 सालों के लिए नहीं होते। संजय मल्होत्रा ने डॉक्टर शक्तिकांत दास जी को, जो पहले न्यू गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे, उनको सक्सीड किया है और न्यू गवर्नर बने हैं, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है जी, दूसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी।
व्यास सम्मान 2024, यहाँ से अवार्ड्स एंड ऑनर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं हमारे। व्यास सम्मान 2024 ये अवार्ड दिया गया है एक रिनाउंड हिंदी राइटर सूर्या बालाजी को उनकी नॉवल कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए दिया गया है इनको ये अवार्ड व्यास सम्मान। ये सही है। ये 1991 से ये व्यास सम्मान हम दे रहे हैं जो काम पब्लिश करते हैं हिंदी में। ये ऑप्शन सही है जी। और सूर्यबाला को ये व्यास सम्मान जो है 17 दिसंबर को ये अवार्ड देखने को हमें मिला था। नहीं, इट वाज नॉट ऑन द 17 दिसंबर। तो पहला सही और दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। देखो इनको जो है 34th व्यास सम्मान मिला है। पहली बात तो 34th मिला है। इन्होंने ये जो नॉवल है 2018 में पब्लिश करी थी, 2018 में, ठीक है। और इसको जो अवार्ड देती है के बिरला फाउंडेशन अवार्ड देती है। के बिरला फाउंडेशन ने ये अवार्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट किया था 1991 में। और इसमें 4 लाख प्राइज मनी मिलती है आपको, सिटेशन मिलता है, प्लैक मिलता है, देखने को मिलता है। इस जो भी सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी जिसने ये सूर्या बालाजी को ये अवार्ड दिया है, राइटर को अवार्ड दिया है, इस सिलेक्शन कमेटी को चेयर किसने किया है? ये प्रोफेसर रामजी तिवारी ने किया है। रामजी तिवारी ने। तो ऑप्शन ये तो सही है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ के बिरला फाउंडेशन की, व्यास सम्मान की बात करते हैं, तो यहाँ पे और भी अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे व्यास सम्मान के अलावा के बिरला फाउंडेशन और भी अवार्ड देती है, जैसे कि सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है 15 लाख रुपए प्राइज मनी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा बिहारी पुरस्कार भी ये देती है जो इंडियन ऑथर्स को देती है आउटस्टैंडिंग लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? 1 एंड 2 इज द राइट वन। 1 एंड 2। स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंडियन ओरिजिन की 19 साल की हैं, डेट इज इनका नाम है डेट इज कैटलीन सैंड्रा। इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2024 का टाइटल जीता है। ये बिल्कुल सही है। वैसे कैलिफोर्निया से हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन है। कैटलीन सैंड्रा नील जो है 2nd ईयर स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंतर्गत। ये भी सही है। इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2024 का टाइटल जीता है 17 दिसंबर 2024 को, नहीं इन्होंने 22 दिसंबर को ये टाइटल जीता था। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। 1 एंड 2। नेक्स्ट बात करते हैं। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने अनाउंस किया है इन्फोसिस प्राइज 2024 का नवंबर 2024 में। ये ऑप्शन सही है। इन्फोसिस प्राइज फॉर द ईयर 2024 नवंबर 2024 में ये अवार्ड दिया है। ये सही है जी। इन्फोसिस प्राइज जो है ये अवार्ड दिया जाता है इंडियन सिटीजन्स को। ये ऑप्शन गलत है जी। सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं दिया जाता, ये अराउंड द वर्ल्ड जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनको दिया जाता है। इन्फोसिस प्राइज जो है ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंसेज, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स में। ये ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। बोथ 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। इसमें एक गोल्ड मेडल आपको प्रोवाइड किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और 1 लाख US डॉलर जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। 1 लाख US डॉलर, ठीक है। और जो भी इक्विवेलेंट रुपये में होगा उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहला और तीसरा बनेगा राइट वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। जस्टिस मदन बी लोकुर इनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरपर्सन ऑफ UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल के। ये ऑप्शन सही है। और इनका जो टर्म है ये 12 नवंबर 2028 तक देखने को आपको मिला। ये भी सही है। इनको जो है इस पोजीशन के ऊपर अपॉइंट किया गया आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिटायर हुए और इनको चेयरपर्सन ऑफ UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल के साथ अपॉइंट किया गया। ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। यानी कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये, जो चेयरमैन ऑफ UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल के बने हैं। कितनी फॉर विच लैंग्वेज साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 नॉट अनाउंस। 2024 में कौन सी भाषा के लिए अनाउंस नहीं किया गया? बंगाली, डोगरी, उर्दू के लिए अनाउंस नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए ये साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 के विनर्स के नाम है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। एक बार इसको वीडियो को पॉज करना, जब बाद में इस वीडियो को देख लेना और इसको PDF तो मिल ही जाएगी, उसमें सारे के सारे ये पढ़ लेना। और ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो है नॉवल के लिए मिलता है और पोइट्री के लिए, एस्से के लिए और प्लेस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये 2nd हाईएस्ट अवार्ड है आपका आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड।
ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद साहित्य अकादमी अवार्ड जो है सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, और साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1954 में जो है आपका इस्टेब्लिश किया गया था एज ए ऑटोनॉमस बॉडी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ आपका प्रॉपर तरीके से लिंक करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें क्या होता है कि 22 लैंग्वेजेस जो आपकी 8th शेड्यूल में देखने को मिलती हैं उसमें तो मिलता ही मिलता है, इंग्लिश प्लस राजस्थानी में भी मिलता है, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड के लिए बस आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023 का किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसीव किया? तो डैट इज सानंद न्यास, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। सानंद न्यास इज द राइट आंसर, और ये लोकेटेड है कहाँ पे? इंदौर में। इंदौर में हमें देखने को मिलती है, और ये सम्मान जो है प्रेजेंट किया गया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। ये आर्ट एंड कल्चर के साथ इसमें कैश प्राइज जो होता है 5 लाख रुपए आपको कैश प्राइज मिलता है, और एक सिटेशन मिलती है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। तानसेन सम्मान 2023 का ये किसको मिला है? तो ये मिला है पंडित स्वपन चौधरी को मिला है, पंडित स्वपन चौधरी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये एक तबला प्लेयर हैं, ये एक तबला प्लेयर हैं, और ये बिलोंग करते हैं कोलकाता से, ठीक है। और इसमें 5 लाख रुपए का ये प्राइज मनी मिलता है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का हिंदी लिटरेचर के लिए मिला है किसको? ये गगन गिल को मिला है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें जो पोइट्री कलेक्शन है वो क्या है? मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए कलेक्शन के लिए अवार्ड मिलता है। और इनका अवार्ड जो है रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन हिंदी लिटरेचर के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए इज द राइट वन। फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 का किसको मिला है? ये मिला है विनीसियस जूनियर को मिला है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये एक ब्राजीलियन स्टार प्लेयर हैं जो कि रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन अपने क्लब के लिए, ऑप्शन नंबर बी। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। फोटो देख के आपको पता लग गया होगा, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, और इनका हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कमबैक के लिए और अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस को रीशेप करने के लिए ये टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड जो 2024 में प्रेजेंट किया गया किस ओकेजन के ऊपर? तो वीर बाल दिवस के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। वीर बाल दिवस के ऊपर प्रेजेंट किया गया 26 दिसंबर को दिया गया। ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है बच्चों की एक्सेलेंस फील्ड में, चाहे आप आर्ट की बात करें, साइंस की बात करें, ब्रेवरी की बात करें, इस कैटेगरी में ये अवार्ड देखने को आपको मिले तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर, ये सीईओ पूछा गया है तो सीईओ है लीजा सू, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, लीजा सू। और इनकी लीडरशिप टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है आपकी AMD जो ग्रुप है उसमें देखने को आपको मिली है, और इन्होंने प्रेस्टिजियस टाइटल जीता है, अर्निंग हासिल करी है इसमें, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। फीफा बेस्ट विमेंस प्लेयर अवार्ड फॉर 2024, इसमें ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है दैट इज कॉल्ड एताना बोनमाती को ये अवार्ड मिला है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ से हैं? बार्सिलोना से, ठीक है। इनकी एक्सेप्शनल स्किल, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड इनको प्रॉपर तरीके से दिया गया है, दैट इज एताना बोनमाती। किस एथलेटिक को अवार्ड मिला है? सिफान हसन ये किस एथलेटिक सिफान हसन है ये, इनको कौन सा एथलेटिक पुरस्कार मिला है? तो इनको बेस्ट फीमेल एथलीट का ये अवार्ड मिला है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है मैराथन परफॉर्मेंस वर्ल्ड एथलेटिक्स में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। अब हम डिस्कस करेंगे जिनके देहांत हो चुके हैं, ऑबिचुरीज हो चुकी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जाकिर हुसैन जी ने ग्रैमी अवार्ड 5 बार लगातार जीता है, ये बिल्कुल सही है जी, जिसमें 3 अवार्ड जो हैं इन्होंने 2024 में जीते थे, बिल्कुल सही है। इनको ऑनर किया गया संगीत नाटक अकादमी रत्ना फेलोशिप 2018 में, इनको ये फेलोशिप से ऑनर किया गया था, सही है। इनका देहांत 2024 में हुआ 73 साल की एज में, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, 1 2 3। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी सही है।
शशि रुइया ये को फाउंडर हैं, दैट इज एसआर ग्रुप के, एसआर ग्रुप के को फाउंडर हैं, ये ऑप्शन सही है। नंबर 2, इनका देहांत नवंबर 2024 में हुआ था, जो है ये नवंबर 2024 में, ये भी सही है जी, 25 नवंबर 2024 को देखने को मिला था। और तीसरा है, इनको रिचेस्ट इंडिविजुअल बाय फोर्ब्स के अंदर जो इंडिया से रिचेस्ट वेल्दीस्ट इंडिविजुअल हैं फोर्ब्स लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, ये भी सही है। तीनों के तीनों पॉइंट आपके सही हैं, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 लगा लो, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई थी, देहांत हो गया था, इसके रिगार्डिंग पॉइंट बताना है। इनका देहांत दिसंबर 2024 को देखने को मिला था, ये ऑप्शन सही है जी, और 26 दिसंबर को देखने को हमें मिला था। इन्होंने की रोल प्ले किया था इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करने में, बिल्कुल सही है जी, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में, जब 8th 5 ईयर प्लान आपका चल रहा था। और जो मनमोहन सिंह जी हैं इनको इनके टाइम पे जो एलपीजी के टाइम पे मनमोहन सिंह जी जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर थे कौन, दैट इज़ पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जी को बोलते हैं द फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। और राज्यसभा में लगातार 6 बार इलेक्ट किए गए हैं, और मतलब 6 बार इलेक्ट हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ये भी ऑप्शन सही है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा सही है जी, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा राइट आंसर। 1, 2, 3 बनेगा राइट वन। वर्ल्ड एड्स डे 2024 का जो थीम है वो क्या है, यहाँ पे हम ईयर, डे, वीक सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को, ठीक है। सो वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम था वो था टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें जो आपका वायरस है HIV वायरस वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और एड्स डे 1 दिसंबर को होता है, इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको वर्ल्ड एड्स डे को इस्टेब्लिश किया गया था यूएन एड्स के द्वारा 1988 में, जो कि प्रमोट करता है एजुकेशन, और जो भी इस डिजीज़ के अराउंड स्टिग्मास होते हैं उसको रिड्यूस करने की बात करता है। जो यूएन एड्स की अगर हम बात करते हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जिनीवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ये ऑब्जर्व किया गया कब, ये 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसको इनिशिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1992 में, जो कि लोगों के राइट्स और वेलबींग के बारे में बात करता है, जो थोड़े से लोग डिसेबल्ड हैं, और अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, सो डैट हर एस्पेक्ट में, हर सोसाइटी में उनको इंक्लूड करके हम चलें, ऑप्शन नंबर 1। 3 दिसंबर को जो है वर्ल्ड डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिसे हम वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड भी कह देते हैं। और दिसंबर 5 को होता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, और वर्ल्ड सॉइल डे, मिट्टी दिवस भी होता है, ठीक है। और 10 दिसंबर को सबको पता होगा, दैट इज ह्यूमन राइट्स डे होता है, ह्यूमन राइट्स डे, ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 4 को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है, दिसंबर 4 को ऑब्जर्व किया जाता है नेवी डे, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो है नेवी डे के बारे में, तो 1971 की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन ट्राइडेंट था यहाँ पे, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर देखने को आपको मिली थी 1971 में, जो कि हाईलाइट करता था इंडियन नेवी का सिग्निफिकेंट विक्ट्री के ऊपर बात करता था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, बी बनेगा राइट आंसर। वर्ल्ड सॉइल डे की बात करते हैं तो ये 5 दिसंबर को देखने को मिला था, और जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सिविल डिफेंस डे की बात करते हैं तो 1 मार्च को है। अच्छा, 1 मार्च को और भी दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। आर्म्ड फोर्स फ्लैग्स डे होता है आपका 7 दिसंबर को, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट कब किया गया, तो ये 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और यहाँ पे रिनॉन्ड मैथमेटिशियन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर श्रीनिवासा रामानुजन, इट्स रामानुजन, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट किया गया 22 दिसंबर को। अगर मैं यहाँ पे 14 नवंबर की बात करता हूँ तो आपको चिल्ड्रंस डे पता होगा, और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी देखने को हमें मिलता है। 25 दिसंबर इस क्रिसमस डे, तो सबको पता है, और गुड गवर्नेंस डे भी हम कहते हैं इसको। गुड गवर्नेंस डे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी को हमारा होता है नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन।
इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ये आपका ऑब्जर्व कब किया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे दिसंबर 20 को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से यूनिटी और डाइवर्सिटी और सोशल टाइज को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। 5 दिसंबर सॉइल डे डिस्कस किया था, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे डिस्कस किया था। बस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व किया जाएगा कौन से साल को? 2025 को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ 24 वाला कौन सा था, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बुक्स पार्ट, ठीक है। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड द पार्टी लाइन्स, इस बुक के ऑथर कौन है? उनके हैं जी नजमा हेपतुल्ला। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पॉलिटिशियन है और जो है ये मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट भी रही हैं अलग अलग टाइम के समय पे। ऑप्शन नंबर 1। ये बैन है जी इस नॉवल के ऊपर, दैट इज सैटेनिक वर्सेस। ये जो मतलब इसके ऊपर जो बैन था वो लिफ्ट कर दिया गया है। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं जी सलमान जो है रुशीदी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसको पब्लिश कब किया गया था? 1988 में पब्लिश किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल दिस लव, इस बुक के ऑथर कौन है जी? इस बुक के ऑथर हैं आशीष बगरेचा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, आशीष बगरेचा इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी। सैटेनिक वर्सेस को बैन क्यों किया गया था? क्योंकि ये बुक फेस कर रही थी रिलीजियस ऑब्जेक्शंस को, और ऑब्जेक्शंस को मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आई थी, तो उसके लिए इसको बैन किया गया था। और बैन जो है 1988 में किया गया था, लेकिन इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया था 2024 नवंबर में लिफ्ट कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। इंडियन नेवी जो ईयर 2024 में जो ये मतलब डिक्लेयर करते हैं 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन है जी, व्हाट हैज़ द इंडियन नेवी डिक्लेयर द ईयर 2024 एज, मतलब 2024 का दिवस इंडियन नेवी ने किस रूप में मनाया है? दैट इज ईयर ऑफ नेवल सिविलियन, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया है? DRDO भवन में, DRDO भवन न्यू दिल्ली के अंतर्गत सेलिब्रेट किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी अटेंड किया था। कच्छ राम उत्सव, रन ऑफ कच्छ उत्सव 2025 ये सेलिब्रेट कब से कब तक किया गया? 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक ये सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। कच्छ गुजरात में देखने को मिलता है और ये एनुअल फेस्टिवल जो है प्रमोट करता है इस रीजन की आर्ट को, कल्चर को, हैंडीक्राफ्ट को, टूरिज्म को प्रमोट करता है अराउंड द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी। 100वां एडिशन तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल 2024 का ये 100वां एडिशन कहाँ पे देखने को मिला? ये ग्वालियर में देखने को आपको मिला है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये 15 से 19 दिसंबर को देखने को मिला, और ये जो ग्वालियर में कहाँ पे? इन द बेहात विलेज, इन द बेहात विलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक लेजेंडरी म्यूजिशियन है तानसेन, उनके द्वारा मतलब लेजेंडरी जो तानसेन म्यूजिशियन है वो यहाँ पे बर्थ है उनका बेहात विलेज ग्वालियर में। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के द्वारा, जो मध्य प्रदेश के साथ लिंक करता है। ऑप्शन नंबर बी। मेजर बाथिंग डेट्स महाकुंभ 2025 की, जो महाकुंभ की प्रयागराज में हुई, वो कौन सी है इसमें से? तो 13 जनवरी 2025 जो है वो एक मेजर बाथिंग डेट में आता है, क्योंकि 13 जनवरी को था दैट इज पौष पूर्णिमा, ठीक है। इसके बाद 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, और उसके बाद है 29 जनवरी जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं, अमावस्या, ठीक है। तो यहाँ से 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी इज द राइट आंसर। इंडिया श्रीलंका बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है श्रीनेक्स 2024, ये कंक्लूड करी गई कहाँ पे? ये कंडक्ट करी गई कहाँ पे? ये विशाखापट्टनम में कंडक्ट करी गई। ऑप्शन नंबर बी। इंडिया श्रीलंका जो है नेवल एक्सरसाइज थी ये, और ये ईस्टर्न नेवल कमांड ने करी है जी, ईस्टर्न नेवल कमांड ने, ठीक है। ये 2 तरीके की एक्सरसाइज है, जिसमें एक आपका हार्बर फेज होता है और एक आपका सी फेज़। हार्बर फेज़ जो है 17 से 18 दिसंबर, और सी फेज़ जो है 19 से 20 दिसंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो एम है वो आपका सागर की, इंडिया की जो सागर विजन है उसको स्ट्रेंथन करना है, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ऑप्शन नंबर बी।
18वां एडिशन इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 2024 का ये एडिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ सलजंडी, नेपाल से स्टार्ट देखने को आपको मिला। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। सलजंडी सलजंडी जो है नेपाल में है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और इसमें 334 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और ये सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है ऑल्टरनेटिवली इंडिया और नेपाल के बीच में देखने को मिलती है। प्रीवियसली जो है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली थी, उत्तराखंड में, ठीक है, जो कि आपकी 24 ऑफ नवंबर से जो है 7 दिसंबर 2023 में देखने को आपको मिली थी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। लेकिन अब जो है ये सलजंडी नेपाल में देखने को आपको मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। 18वां एडिशन जो है सलजंडी नेपाल में देखने को आपको मिला है, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चे जो अगर आप इन स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपके पास सुनहरी मौका है, तो आप अपने कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप और वेबसाइट ओपन कीजिए और अपने कोर्सेज को सर्च कीजिए। जो नीचे आपको कोड चल रहा होगा VIP लाइव, ये लगाएंगे किसी भी कोर्स के ऊपर तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस क्लास की जो हैंड रिटन PDF है जो मैंने अभी लिखा है, जो भी बोर्ड पे लिखा है, तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। तो यहाँ पे आप कनेक्ट रहें क्योंकि यहाँ पे सारे क्लासेस लेक्चर PDF में शेयर करता हूँ, डिफरेंट क्लासेस। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, सारे अपडेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चे, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही आएगी और भी करंट अफेयर्स की। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।